ओके दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज से मैं स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे गेट और EAC 2022 गेट एंड 2021 EAC के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट है, तो ये जो है वो IIT JAM के लिए भी यूज़ आएगा। जो बच्चे MSc या PhD करना चाहते हैं IIT में, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ जो स्टूडेंट CSIR का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया है कि अगर हम स्लाइड देखें तो दिस इज़ अबाउट मी। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं गेट के लिए 2010 से टीचिंग कर रहा हूँ, तो अराउंड 10-11 ईयर्स हो गए गेट के लिए टीचिंग करते हुए, और JEE के लिए मैं 21 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और टीचिंग मेरा पैशन है, मैं टीचर ही बनना चाहता था और मैं जब तक रहूँगा पढ़ता रहूँगा और पढ़ाता रहूँगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँ तो 1 मार्च, जैसे आज है ना 1 मार्च की अगर हम बात करें, ठीक है, ये देखिए ये 1 मार्च। तो 1 मार्च को आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है बेसिक कैलकुलस का। तो एवरीडे 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5th, 6th, 7th से लेकर 16 मार्च तक मैंने बेसिक कैलकुलस का कंप्लीट लेक्चर रखा है। ठीक है, और ये पूरा जो है, ये पूरा सेशन जो है ये मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कभी मैं लाइव लूँ या कभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डालूँ, लेकिन मैं जब भी लाइव नहीं ले पाऊँगा तो आप समझ जाना कि कुछ ना कुछ तो टेक्निकल इश्यूज़ रहा होगा, इसलिए मैं लाइव नहीं ले पाऊँगा। ठीक है, तो आज जो मैं सेशन बना रहा हूँ वो रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आपको कुछ डाउट्स होता है सेशन के बाद तो आपको पता है मेरा नंबर। ठीक है, ये मेरा चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, तो अभी तक आपने ये चैनल को आप फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं इस तरह का सेशंस अपलोड करूं तो आपको अपडेट हो जाए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, रोहित सिन्हा एडिक्शन टू एजुकेशन, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जिस पे मैं नोट्स, PDF फाइल्स सब शेयर करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज मैं आपको क्या बताऊँगा, आज मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ग्राफ्स में, बेसिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो कैलकुलस में एक ऐसा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो पूरे कैलकुलस को, बेसिक्स को, फंडामेंटल्स को कनेक्ट करता है। तो आज मैं बेसिक कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक ग्राफ विथ डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको बताता हूँ। ठीक है, आप मेरे कोर्सेज़ को बहुत ध्यान से देखना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथमेटिक्स का मैं बहुत ज़ीरो लेवल से लेकर बहुत हाई लेवल तक जाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए, जैसे सपोज एक सिचुएशन लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक हम सिचुएशन लेते हैं। ये सिचुएशन है कि यहाँ स्प्रिंग दिया हुआ है, ये है स्प्रिंग, है ना, और ये मास सिस्टम है। ओके, स्प्रिंग मास सिस्टम है। ओके, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है। अब स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आप फोर्स अप्लाई करोगे, सो यू आर गेटिंग डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो मैं यहाँ पे दोनों लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे साउथ के स्टूडेंट हैं, बहुत नॉर्थ के स्टूडेंट हैं, तो मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट मैं हिंदी में बोलूँगा, फिर मैं इंग्लिश में बोलूँगा। ठीक है, तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा। व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग फोर्स वी आर गेटिंग डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो नाउ रिप्लेस दिस प्रोपोर्शनैलिटी विथ अ कांस्टेंट. This is kx, and we know this relation is a linear relation. This relation is a linear relation. We know very well, ये एक linear relation है। And what is f versus x का ग्राफ? तो f versus x का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूँ तो f versus x का ग्राफ क्या होगा, is a straight line passing through origin। ठीक है, और ये एंगल क्या है, this angle is say 45 डिग्री, और ये है y is equals to x का ग्राफ, ये y is equals to x का ग्राफ है। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकेंड जो मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये तो लीनियर फंक्शन हो गया। अच्छा, अब इस जो लीनियर फंक्शन है, इस लीनियर फंक्शन में क्या आपको कोई यहाँ पे बेंड दिख रहा है? क्या आपको यहाँ पे कोई बेंड दिख रहा है दोस्तों?
तो कहीं भी ये बेंड आपको नहीं दिख रहा है ना। तो ये है x, ये ऑरिजिन, ये y, आपको कहीं भी बेंड नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये है x, हियर नो बेंड यू आर गेटिंग, ठीक है। डिग्री क्या है, सो डिग्री इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है, ठीक है। अब अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ, वी नो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन a to b f of x dx, तो नॉर्मली आप क्या करते थे, आप इंटीग्रेट कैसे करते थे दोस्तों। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप पहले fx का इंटीग्रेशन निकालते थे, तो ये f of x आ गया, यहाँ पे अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है, सो यू आर पुटिंग f of b माइनस ऑफ f of a, ठीक है। ये आप ऑलरेडी जानते हो, फाइन। तो ये देखो यहाँ पे ये फंक्शन है, फंक्शन आपको पता है फंक्शन क्या होता है, एक मशीन है जिस पे आप इनपुट देते हो एंड यू आर गेटिंग आउटपुट। तो ये क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। तो पहले लीनियर फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेशन का मेथड आपको पता है, a to b f b माइनस ऑफ f a हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें दोस्तों, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, ठीक है, एरिया अंडर कर्व। ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इसका एरिया अंडर कर्व, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, एरिया अंडर द कर्व, फाइन। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। तो अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन दूँ आपको कि से इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx, और मैं कहूँ कि आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। वैसे आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 आ जाएगा, फिर लिमिट रखोगे तो 0 to 1 तो 1/2 आ जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो आपको पता है इसका आउटपुट क्या है ना। तो वी नो हमें यहाँ पे बेसिक्स में लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx इज x to the power n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। और जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो कांस्टेंट नहीं लगाते हो, तो x²/2 0 से 1, तो ये हो जाएगा 1/2। आउटपुट क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करें, तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये है x, ये है ऑरिजिन, ये है y, एंड y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ क्या होगा, इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तुम्हें एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो 0 से 1, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है, x इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसका प्रोजेक्शन ले लो, तो ये डिस्टेंस क्या होगा 1 यूनिट। अब क्योंकि ये y इज इक्वल्स टू x का लाइन है, तो ये हाइट क्या हो जाएगा 1, तो ये एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1/2, मीन्स एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग, डेफिनेट इंटीग्रेशन, करेक्ट। ये आपको भी पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ओके फाइन। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं फिफ्थ कि भाई ये जो है ये पेंडुलम है, पेंडुलम का मास क्या है m, और यहाँ पे फोर्स तुम क्या अप्लाई कर रहे हो F। तो जब इस पे फोर्स F अप्लाई करोगे तो ये मीन पोजीशन से कहाँ चला जाएगा, तो ये मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, तो ये मीन से एक्सट्रीम पे जा रहा है। तो जब ये मीन से एक्सट्रीम पे जा रहा है तो ऑब्वियसली हाइट के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, राइट। हाइट के साथ साथ ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, लगभग 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv² होता है ना। एंड वी नो कि पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग ऑल्सो इज हाफ ऑफ kx² होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर हम ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को अगर हम y ले लें और v को अगर हम x ले लें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, y इन द फंक्शन ऑफ x², ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम u ले लें और इसे हम x ले लें, तो यहाँ भी y, u को y लिख सकते हो, तो यहाँ भी y इन द फंक्शन ऑफ x² लिख सकते हो,
ठीक है, तो अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम स्क्वायर फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर फंक्शन क्या है मेरे भाई, स्क्वायर फंक्शन जो है जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो आप x का वैल्यू कुछ भी रखोगे, x का वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव रखोगे, तो y का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, एंड यू नो कि इसका जो ग्राफ आता है x ओरिजिन y, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, इट्स अ पैराबोला ग्राफ, ये पैराबोलिक होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है पैराबोला, ये पैराबोला, ये पैराबोलिक ग्राफ होता है। अग्री, चलिए बहुत अच्छा, फाइन, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। लेकिन अगर मैं इसी को कैलकुलस से कनेक्ट करूं तो देखो ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन हम ऐसा बना सकते हैं कि अगर हम इसी को कैलकुलस से कनेक्ट करें तो इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकता है कि से ज़ीरो से लेकर 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से लेकर 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, अब अगर हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करने जाए तो ग्राफिकली ये सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हें कर्व दिख रहा है ना। बेसिक्स पे ध्यान देना, बेसिक्स को क्लियर रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, 0 से अगर तुम 1 तक जाओगे मेरे भाई, ये तो 0 से 1, तो 0 से 1 तो आपको क्या दिख रहा है, 0 से 1 जो है ये आपको कर्व दिख रहा है ना। सो यू वांट एरिया अंडर द कर्व, राइट। तो एरिया अंडर लाइन होता तो तुम या तो रेक्टेंगल कंसीडर कर लेते या ट्रायंगल कंसीडर करके तुम एरिया इजीली निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम जो है वो ग्राफिकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, x⁻³ 0 से 1, तो यहाँ पे 1/3 माइनस 0/3, सो आउटपुट क्या हो जाएगा, इज़ 1/3 हो जाएगा। सो आउटपुट इज़ 1/3। चलो ये बात भी सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा रहा कि -1 से लेकर +1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, -1 से लेकर +1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे तुम एक खास प्रॉपर्टी लगा सकते हो। वो प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब x के जगह पे अगर हम -x रख दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मीन साइन तो चेंज नहीं होगा। तो अगर साइन चेंज नहीं होगा, है ना, तो हमने पढ़ा है कि जब भी f ऑफ x अगर f ऑफ -x के बराबर आ जाता है ना, अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली हियर दिस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। तो ये क्या हो जाता है, इवन फंक्शन हो जाता है, राइट, अग्री। एंड इवन फंक्शंस, वी नो कि इवन फंक्शंस आर नथिंग, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, है ना, लाइक बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई क्या होता है, जैसा फेस राइट, ठीक है ना, जैसा फेस राइट वैसा फेस लेफ्ट। ठीक है, तो जैसा फेस राइट का होगा वैसा फेस लेफ्ट का हो जाता है, राइट। तो ये क्या है, ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये देखिए, तो ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, ये इवन फंक्शन है। तो आप ऐसा कुछ अंदाज लगा सकते हो कि जैसा हमें लेफ्ट में दिख रहा है वैसा हमें राइट में दिख रहा है। तो ये क्या है, ये है इवन फंक्शन। और हमें एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी इसमें पता है कि जब भी इवन फंक्शन होगा मेरे भाई, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे बच्चों, मैंने पूरा महाराष्ट्र में पढ़ाया, घूम कर पढ़ाया है। ठीक है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चे जो हैं वो जो स्टूडेंट डिप्लोमा से आते हैं बहुत दिक्कत फील करते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टी फील करते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बिल्कुल अब डिफ़िकल्टी की बात नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। मैं बेसिक्स जो है आपका बेसिक्स 0 लेवल से हाई लेवल तक लेकर के जाऊँगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंडिया का ले लो, उससे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे मैथमेटिक्स के, 110% मैं गारंटी लूँगा दोस्तों। बस आपको क्या करना है, कोर्स को फॉलो करते रहना है। ठीक है, चलिए
तो क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि अगर ये -a से लेकर +a हो और f ऑफ x dx हो, ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 × 0 to a f ऑफ x dx 0, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है व्हेन एवर f ऑफ x इज इवन फंक्शन, और ये तब पॉसिबल है जब f ऑफ x क्या है, f ऑफ x ऑड फंक्शन है, राइट, ये ऑड फंक्शन है, ये कॉन्सेप्ट होता है, फाइन। तो दोस्तों आप इसको ऐसा कर सकते हो ना, आप इसको ऐसा कर सकते हो कि क्योंकि ये -1 से +1 है, x² dx है, तो हम ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यस, जैसा हमें लेफ़्ट फिगर दिख रहा है वैसा ही हमें राइट फिगर दिख रहा है। तो ये है -1 और ये है +1, ठीक है, और जैसा लेफ़्ट वैसा हमें क्या दिख रहा है, राइट। तो क्योंकि ये सिमेट्री रिलेशन है तो ऐसा करेंगे कि अगर हम एक पार्ट का एरिया निकालें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हम एक पार्ट का एरिया निकालें तो हम इसको प्रॉपर्टी से 2 × 0 to 1 x² dx में लिख सकते हैं। सो 2 × x⁻³ 0 to 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1/3, सो आउटपुट इज 2/3, सो 2/3 इज द राइट आंसर। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ mv² मीन्स स्क्वायर फंक्शन है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ क्या होता है, यू शेप का ग्राफ होता है, हमेशा पॉजिटिव। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यू शेप का होता है, ठीक है, मीन्स वो किसको फॉलो करेगा, y = x² को फॉलो करेगा, ठीक है। x² है तो वो इवन फंक्शन है, तो अगर इवन फंक्शन है तो हम प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके। अब देखो मैं नेक्स्ट सिचुएशन पे जाता हूँ। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 1 क्यूब, ठीक है, सपोज ये है 1 क्यूब, ठीक है, और एक लेंथ में x ले लेता हूँ। तो अगर ये क्यूब है और क्यूब का 1 लेंथ मेरे भाई, अगर एक लेंथ हमने x इसका लिया है, एक लेंथ अगर x लिया है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा साइड क्यूब मीन्स x³ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका वॉल्यूम x³ है तो कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि y = x⁻³। तो वी नो ये x वर्सेस अगर हम y लें, x0 y0 x1 y1 x-1 y-1, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, है ना, तो ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, x ओरिजिन ये हो गया x', ये है y ओरिजिन y', तो कुछ इस शेप का आपको फिगर दिखेगा, राइट। तो ये क्या है, ये है क्यूबिक फंक्शन y = x⁻³। अब इस ग्राफ में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है सर इसको टेक्निकली हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसको हम टेक्निकली कहाँ यूज़ करते हैं, तो टेक्निकली हम यूज़ करते हैं ना, यू नो लाइक थर्मोडायनामिक्स, राइट। तो थर्मोडायनामिक्स में आप क्या यूज़ करते हो, PV⁻⁻ कांस्टेंट, PV⁻⁻, तो हम ऐसा लिख सकते हैं V = ठीक है, V = कांस्टेंट बाई P ⁻⁻, ठीक है, ⁻⁻1/γ, या फिर कांस्टेंट बाई P क्या होगा, -γ, तो गामा का वैल्यू अगर 3 हो गया, वैसे एयर के लिए तो 1.4 होता है, 3 हो गया, तो कुछ क्यूबिक फंक्शन टाइप का एक फंक्शन आपको दिखने लगेगा। अच्छा, इस क्यूबिक फंक्शन में दोस्तों एक चीज़ तो है कि ऑरिजिन के ऊपर देख लो, ऑरिजिन के ऊपर जैसा शेप दिख रहा है और ऑरिजिन के नीचे जैसा शेप दिख रहा है, इन दोनों शेप में क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक अप जा रहा है, दूसरा क्या जा रहा है, डाउन आ रहा है, लेकिन ये है क्या, ये एक सिमेट्रिक ग्राफ है। तो एक चीज़ है कि जैसा ऑरिजिन के अप वैसा ऑरिजिन के डाउन, तो ये है सिमेट्रिक, ये क्या है, ये है सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन,
तो अगर ये ओरिजिन के सिमेट्रिक है, हेंस ये क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऑड फंक्शन, ठीक है। ओरिजिन आप समझ रहे हो ना, ऐसा, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, है ना, ऑड। अच्छा, इवन में क्या होगा, इवन में ऐसा, ठीक है। तो ये अगर वाई एक्सिस ले लो तो इसके लेफ्ट इसके राइट, है ना, अगर फिगर सेम है तो वो क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ हम ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमने लिखा -1 से लेकर +1 x⁻³ dx, अगर दोस्तों मैंने ये लिखा, तो इस क्वेश्चन में अब इसको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक ग्राफ, एक कर्व दिख रहा है, तो कर्व का एरिया कैसे निकालेगा। अगर ये लाइन होता तो आप एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो कर्व का कैसे निकालोगे, नहीं पॉसिबल है। तो कर्व का नहीं पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा लिखेंगे कि यार ये जो है, ठीक है, ये जो है ये बिल्कुल ये एक ऑड फंक्शन है, ये जो है ये ऑड फंक्शन है। तो क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दो कि -a से लेकर +a f(x) dx, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आउटपुट क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, राइट, इसका आउटपुट 0 लिख सकते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के थ्रू मैं तुम्हें एक तो क्यूबिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था, साथ साथ में ये भी कनेक्ट करना चाह रहा था क्यूबिक फंक्शन रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं और इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, ओके, चलिए अब अगर हम कुछ ऐसा क्वेश्चन ले लें, कि मैंने लिया -1 से लेकर +1 1/x dx, ठीक है, 1/x dx, इट्स वेरी फेमस फंक्शन, सभी को इसके बारे में पता होगा। ये जो है 1/x क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता होगा। इस तरह के इक्वेशंस आपने सेवरल टाइम्स यूज़ किया है एक्चुअली, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा है कि फोर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 x², ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हमने कहाँ पढ़ा था, आपको याद होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस यहाँ दिए हुए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो q1 q2 को अट्रैक्ट करेगा, q2 q1 को अट्रैक्ट करेगा और उनके बीच का फोर्स क्या होगा, तो फोर्स, यस, तो यहाँ पे F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x² आ रहा है दोस्तों, ठीक है। साथ साथ आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q/x, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप देख लेना एक बार फार्मूला वगैरह, मैं भी बहुत दिनों के बाद ये सब बता रहा हूँ, लेकिन मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे एग्जैक्टली इस तरह के फंक्शंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, यस करेक्ट, q1 q2/r², चलेगा। तो यहाँ पे हम 1/x², अच्छा ये भी तो है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, जैसे आप देखो सिलेंडर पिस्टन, तो यहाँ पे पिस्टन इनिशियली यहाँ पे था और आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हो, है ना। तो जब हीट सप्लाई करोगे तो गैस इस हीट एनर्जी को रिसीव करेगा, तो जब इस हीट एनर्जी को रिसीव करेगा तो ये AB शिफ्ट होकर के कहाँ पे चला जाएगा, A' B' पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये A' B' पे शिफ्ट हो जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट dx हो जाएगा, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन सपोज अगर हम कुछ ऐसा अज्यूम करें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन स्टिल इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क तो हो रहा है, तो ये एक इवेंट अकर्ड हो रहा है। तो ये जो इवेंट अकर्ड हो रहा है मेरे भाई, ये जो इवेंट अकर हो रहा है गाइस, तो ये जो इवेंट है हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, वी नो वेरी वेल, ये क्या है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो जब ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो क्या ऐसा लिख सकते हैं Pv इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बाई V, P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बाई V भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो P वर्सेस यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं कि यस, यहाँ भी y इज इक्वल्स टू 1/x की एप्लीकेशन है। तो हमने क्या देखा कि y इज इक्वल्स टू 1/x जो है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 1/x जो है,
1/x जो है इसको फॉलो करता है P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट बाई V, ठीक है। इसको फॉलो करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पे हम y इज इक्वल्स टू 1/x को यूज़ करते हैं दोस्तों। लेकिन ये y इज इक्वल्स टू 1/x जो है, ये y इज इक्वल्स टू 1/x जो है एक रैशनल फंक्शन है। x का तुम क्या कर रहे हो, रेसिप्रोकल ले रहे हो, तो ये क्या है, ये एक रैशनल फंक्शन है। तो ये जो है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको अगर हम कुछ ऐसा लिखें कि भाई ये जो y इज इक्वल्स टू 1/x है, ये है क्या, ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है, ये एक रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो अगर ये रेसिप्रोकल फंक्शन है तो अगर हम x का वैल्यू 0 पुट कर दें तो y का वैल्यू इन्फिनिटी, और y का वैल्यू 0 पुट कर दें तो x का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। दोस्तों किसी भी काम में एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर एनर्जी, कम एनर्जी से काम करोगे रैंक नहीं आएगा, है ना। एनर्जी लगा कर काम करोगे तो 100% रैंक आएगा, ठीक है। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जब प्रिपरेशन करते हो गेट का, EAC का, CSIR का, IIT JAM का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरेस्ट एंड एनर्जी। अगर आप इंटरेस्ट एनर्जी से मेहनत करोगे और तब तक करते रहोगे जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, तो 100% आपका रैंक कोई रोक नहीं सकता। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब एग्ज़ाम फरवरी जब ख़त्म होता है ना, तो जब फरवरी ख़त्म होता है तो यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाता है कि कोई बात नहीं, इस बार एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, अगले बार एग्ज़ाम देंगे, अगले बार एग्ज़ाम देंगे। और अगले बार एग्ज़ाम देने में 2-3 महीना हम सीरियस रहते हैं, उसके बाद टाइम चलता चला जाता है और उसके बाद पता नहीं वो सीरियसनेस कहाँ चला जाता है। फिर एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो थोड़ा सीरियसनेस उठता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हमारा बिहेवियर जो होता है ना, फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर होता है, जिसके कारण से हमें सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो सोच लिया सो सोच लिया, अब बिल्कुल पलटना नहीं है, बिल्कुल अपने आप को किसी कंफर्टेबल जोन में झोंक नहीं देना है, ठीक है। एक बार सोच लिया गेट का, EAC का, CSIR का, IIT JAM का या किसी भी एग्ज़ाम का हमें प्रिपरेशन करना है तो जी जान लगा देंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि होना जाए, बिल्कुल फोकस के साथ, ठीक है। तो यस, हमने क्या देखा यहाँ पे कि y इज इक्वल्स टू 1/x क्या है, कि रेसिप्रोकल फंक्शन है। 0 पे ये वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है, 0 पे इन्फिनिटी जा रहा है। इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि अगर 0 पे कोई वैल्यू इन्फिनिटी चला जाए, 0 पे अगर कोई वैल्यू इन्फिनिटी चला जाए तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट पे फंक्शन क्या होते हैं, अनडिफाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें कितने एसिम्प्टोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे देयर आर 2 एसिम्प्टोट्स। तो यहाँ पे कितने एसिम्प्टोट्स मिल रहे हैं, सो देयर आर 2 एसिम्प्टोट्स हियर। यहाँ पे आपको 2 एसिम्प्टोट्स दिख रहे हैं, करेक्ट, फाइन। तो अब क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर कॉलेज में भी पढ़ा था ये सब चीज़ें, लेकिन सर कभी फील नहीं हुआ, एसिम्प्टोट होता क्या है। तो एसिम्प्टोट को समझने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप कभी ट्रेन पे ट्रैवल किए हो, है ना। तो ट्रेन पे जब तुम ट्रैवल करोगे तो ये ट्रेन का इंजन है ना, ये ट्रेन का इंजन है। तो ऐसा एक लीवर लगा होता है, यहाँ ये वायर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब तुम मुझे बता सकते हो कि इस वायर में कितना करंट फ्लो होता है। तो इस वायर में बहुत ज़्यादा 1000 किलोवाट से भी ज़्यादा का वोल्टेज यहाँ पे रहता है ना। तो ये वायर है, तो अगर आप इस वायर को ऐसे टच करोगे तो कहाँ चले जाओगे, इन्फिनिटी पे चले जाओगे, है ना। अगर उस वायर को टच करोगे तो कहाँ चले जाओगे, इन्फिनिटी। इसका डेथ हो जाएगा ना, डेथ हो जाएगा। तो उस वायर को टच करने पे हमारा डेथ हो जाता है, तो वो वायर हमारे लिए क्या है, एसिम्प्टोट है। क्यों, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पे 2 एसिम्प्टोट्स होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 एसिम्प्टोट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 एसिम्प्टोट्स होंगे, ओके। तो यहाँ पे 2 एसिम्प्टोट्स होंगे। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमें 2 एसिम्प्टोट्स होंगे। तो यस, ये हो जाएगा x एक्सिस या ऑरिजिन और ये y एक्सिस। तो x एक्सिस पे भी x इज इक्वल्स टू 0 मीन्स y एंड y इज इक्वल्स टू 0 इज x। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिप्रोकल फंक्शन। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ हो गया, ठीक है। और ये जो ग्राफ है, अब तुम ऐसा भी बोल सकते हो क्योंकि ये ऑड फंक्शन हमें दिख रहा है,
है ना। तो ये ऑड फंक्शन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि अगर x के प्लेस पे -x करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ऑरिजिन के ऊपर जैसा फिगर है वैसा ऑरिजिन के नीचे फिगर होगा, ठीक है। सो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट, इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट, इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट, इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के ऊपर और नीचे फिगर एक ही तरह के दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक आप बोल सकते हो कि अ काइंड ऑफ बेसिकली ऑड फंक्शन। लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पे देख रहे हो ना, x इज इक्वल्स टू 0 पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं, ओके। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या है, ये ग्राफ अनडिफाइंड है, फाइन। तो x इज इक्वल्स टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, x is equals to 0 is a point of discontinuity, ओके। तो अगर -1 से +1 है, 1/x dx है, 1/x dx। तो एक बच्चा जो है इस क्वेश्चन को मान लो ऐसे सॉल्व करता है ना, कि 1/x का सर इंटीग्रेशन log x हो गया, ये 1 है, ये -1 है सर, तो ये log 1 हो गया, माइनस log ऑफ सर -1 हो गया, log 1 0 हो जाता है सर, log 1 0 हो जाता है सर। log ऑफ -1 क्या होगा, ठीक है, log ऑफ -1 सर क्या हो जाएगा, log 1 0, तो log ऑफ -1 क्या, log ऑफ तो +1 पे ग्राफ क्या होता है, log का ग्राफ पता है आपको, तो log जो है ना, log का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो इस पे और ये सिमेट्रिक होता है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आ गया। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा, अगर हम कुछ ऐसा सोचें, अगर हम थोड़ा इसको हम कुछ ऐसा सोचने का, ऐसा अगर हम थोड़ा इसको हम दूसरे तरीके से सोचें, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एट x इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि ये रेसिप्रोकल फंक्शन है तो फंक्शन इज़ अनडिफाइंड। तो हम ऐसा जा सकते हैं क्या कि -1 से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से 1, तो 1/x 0, ये भी 1/x 0। और क्योंकि यहाँ पे 0 पे ये फंक्शन 2 पीसेस में डिवाइड हो गया, देखो जब भी -1 से +1 हो और 0 पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो ना, तो बेटर ये है कि आप -1 से 0 चले जाओ और 0 से +1 चले जाओ, -1 से 0 चले जाओ और 0 से +1 चले जाओ। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से -1, और ये क्या होगा log ऑफ x, ये क्या होगा 1 से लेकर 0, तो log 0 माइनस log ऑफ -1, ठीक है, और प्लस log ऑफ 1 माइनस ऑफ log 0 हो जाएगा। तो log 0 पे वैल्यू क्या हो जाता है, -∞ हो जाता है ना, तो -∞ होता है। log ऑफ -1 आपने बताया कि भाई अगर इस लॉजिक से जाए तो 0 होना चाहिए, log 1 0 होता है, log 0 -∞ होता है। तो आपने क्या देखा कि वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वैल्यू, बट यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये अप्रोच बिल्कुल गलत अप्रोच है। क्यों गलत अप्रोच है, क्योंकि -1 से +1 तुमने डायरेक्ट ले लिया, तुमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को कंसीडर किया ही नहीं। तो इसीलिए जब भी -1 से +1 में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को कंसीडर करना पड़ेगा। तो -1 से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे जाना पड़ेगा, फिर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी टू 1 जाना पड़ेगा। और क्योंकि 2 पीसेस में ग्राफ डिवाइड हो गया, इसलिए हमें 2 मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हो ना, डेफिनेट इंटीग्रल क्या देता है, एरिया देता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 मॉड लगाना पड़ेगा, ठीक है, नोट डाउन कर लोगे। ओके डन, चलिए ओके। अब सपोज अब अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो -1 से लेकर +1 1/x² dx, ठीक है। तो नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा भाई, अगर इस क्वेश्चन को उसको सॉल्व करना है तो ये x⁻² करेगा, -1 से +1 करेगा, फिर यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे dx भी है, ठीक है, यहाँ पे dx भी है, फिर इसको क्या करेगा वो इंटीग्रेट कर देगा,
ठीक है, फिर उसको वो क्या करेगा, इंटीग्रेट कर देगा, आप समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा -2 + 1 -1 बाई -1, 1 से लेकर -1, तो ये हो जाएगा -1 बाई x, फिर 1 से -1, फिर वो -1 माइनस ऑफ 1, तो -1 + 1, तो लग रहा है 0 हो जाएगा, है ना। -1 माइनस ऑलरेडी था, हाँ ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तो वैल्यू 0 आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या रियली ये सही स्टेप है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि 1/x² y = 1/x का ग्राफ क्या आया था, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आया था, है ना। 0 पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तुम्हें दिख रहा है, 0 पे ग्राफ ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमें 1/x² का ग्राफ प्लॉट करना हो, 1/x², तो 1/x² में अगर हम x वर्सेस y ले लें, तो x अगर तो -1 लोगे तो y 1 लोगे, x 0 तब तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये x 1 लोगे तो y भी 1 आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिखेगा, हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये है x, ये ओरिजिन, और ये क्या दिखेगा, y दिखेगा। अभी जस्ट मैंने कूलॉम्स लॉ लिया था, F = 1/4πε0 q1 q2/x²। तो F वर्सेस x² का ग्राफ क्या होगा, इट शुड बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट y हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ भी तो 0 पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, तो -1 से +1 में तुमने 0 कंसीडर किया ही नहीं है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि -1 से पहले तुम्हें 0 जाना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे एसिम्टोट आ रहा है, राइट। और फिर तुम्हें 0 से कहाँ जाना पड़ेगा, 0 से +1 जाना पड़ेगा, 0 से +1 जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि -1 से तुम्हें 0 जाना पड़ेगा, और यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा, फिर +0 से 1 जाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा। अगर तुम डायरेक्ट जाते हो और कभी आंसर मैच हो भी जाता है, तो ये मत समझना कि तुम्हारा मेथड करेक्ट है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे डेफिनेट इंटीग्रेशन को ब्रेक करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो एरर के चांसेस 100% हो जाती है, ठीक है। अब तुम इसको इंटीग्रेट कर दो, तो x⁻² क्या होगा, -2 + 1 -1/-1, ये हो गया 0 से लेकर -1, ठीक है। ये हो जाएगा x⁻² + 1 -1/-1, ये हो जाएगा 0 से 1, फिर ये क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/0, है ना। तो देखिए ये 1/0 आ रहा है ना, 1/0 इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो इन्फिनिटी प्लस और माइनस एनीथिंग, तो क्या होगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है। और ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो दोनों ग्राफ में एरिया तो ओपन हो रहा था ना, एरिया ओपन हो रहा था, तो एरिया का वैल्यू फाइनाइट कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। -1 से +1 में भी ये ऐसे जा रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये ओपन एरिया है, तो उसका वैल्यू फाइनाइट कैसे आएगा, इम्पॉसिबल है, राइट। इसलिए आप देख सकते हो कहाँ पे एरर होने का चांसेस है। और इस टाइप के क्वेश्चंस गेट और ईएससी में आए हैं। गेट और ईएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपका बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करूँगा, लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, ओके। अब देखिए कभी कभी जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताओ कि सर आपने मुझे y = x का ग्राफ बताया, सर आपने मुझे y = x का ग्राफ बताया, और सर ये जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। चलो सर अग्री। सर ये y = √x का ग्राफ क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको ग्राफ प्लॉट करना हो तो x0 y0 x1 y1 x4, ठीक है, y2 हो जाएगा। मैं सिंपल वैल्यू लेता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर आप ये ग्राफ क्यों पढ़ा रहे हो या ग्राफ से क्यों कनेक्ट कर रहे हो। मैंने आपको बताया कि देखिए हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स का जो लैंग्वेज होता है ना, वो ग्राफ ज्योमेट्री फिगर होता है, और आप अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आपके पास टाइम है, आपके पास ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है ना, तो कोई भी काम जब भी करते हो ना, तो आप उसको पूरा दिल से करो, पूरा शिद्दत से करो, और पूरा उसमें ऐसा कोई कंडीशन मत लगाओ कि यार ये नहीं सीखेंगे वो नहीं सीखेंगे, ठीक है। हमें वो सब्जेक्ट सीखना है, हमें वो सब्जेक्ट को एंजॉय करना है, ठीक है। तो
मेरे समझ से आपको ग्राफ इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आप जब ग्राफिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व होते हैं। आप कैलकुलस है क्या, कैलकुलस का मतलब क्या है कि आपका जो अप्रोच है, लॉजिकल अप्रोच कैसा है, कैसे आप बातचीत कर पाते हो क्वेश्चन से, वही तो कैलकुलस है। ठीक है, तो वो आपको ग्राफ ही बताएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू रूट एक्स का अगर तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये कैसा दिखेगा, तो ये अगर हम कुछ ऐसा लिखें x ऑरिजिन y, तो ये हो गया 0 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो ये हो गया 1 1, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, तो अगर हम एक ही प्लेन में इसको कंबाइन करें तो ये कुछ x ऑरिजिन, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y ऑरिजिन, ये हो जाएगा y डैश, और यहाँ पे ये y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ, और ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ। अच्छा, दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर कैलकुलेट करना है तो y के जगह पे x रख दो, तो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे कभी भी इसको डायरेक्ट कट मत करना, जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स है इसको कभी भी डायरेक्ट कट नहीं करना है। ठीक है, तो इसको कभी भी डायरेक्ट नहीं कट करना, इसको क्या करना, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 कॉमा 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यस, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो 0 कॉमा 0 पे आ रहा है और दूसरा 1 कॉमा 1 पे आ रहा है। एक तो 0 0 पे आ रहा है, दूसरा 1 कॉमा 1 पे आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना, एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर मुझे ये एरिया कुछ ऐसा निकालना हो, ठीक है, आपने सर ग्राफ तो बहुत अच्छा बताया, सर अगर मुझे ये एरिया मान लो निकालना हो, सर अगर मुझे ये एरिया सपोज कैलकुलेट करना हो, तो अगर तुम्हें वो एरिया कैलकुलेट करना है तो क्या कर सकते हो, एरिया अंडर अपर कर्व माइनस एरिया अंडर लोअर कर्व। अगर हम अपर कर्व में से लोअर कर्व को माइनस कर दें, ठीक है, एरिया अंडर ये अपर कर्व, ये वाला जो एरिया आ रहा है, एंड एरिया अंडर द लोअर कर्व, ये वाला जो एरिया आ रहा है, तो अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये रिक्वायर्ड जो एरिया है ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि यस, जो हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो दिस रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन 0 से 1 एरिया अंडर अपर कर्व माइनस एरिया अंडर द लोअर कर्व। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये तो था y इज इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ। सिमिलरली ऐसा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसके आगे का क्वेश्चन जो है ना, मैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का सेशन होगा, तो बिल्कुल आप बने रहिएगा। मैं या तो रिकॉर्डेड सेशन या फिर लाइव सेशन ज़रूर लेने वाला हूँ। आपका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने वादा किया है कि मैं अपने स्टूडेंट्स का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा, अपना जीवन इसी में समर्पित कर दूंगा। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, यू ऑल आर वेरी प्रेशियस फॉर अस एंड गो स्टडी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी रेफ़र कीजिए कि वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कि उनको भी इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। नहीं कर, इसका मतलब है कि